जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं ना बिल्कुल स्मूथली, वैसे ही सारे क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में ना लगा दिया, ना बैठा दिया तो कहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है जिसमें आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ इग्नू के 2025 जून के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन चारों में से बताओ कि कौन सा ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट कहते किसे हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स और एनिमल, उसे हम कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी एनवायरनमेंट को 3 तरीके से बांटा गया है, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और तीसरा आता है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो खुद नेचर ने बनाया है, जिसका बनाने में इंसान का कोई भी रोल नहीं है, जैसे माउंटेन, रिवर्स, ये खुद नेचर की क्रिएशन है। दूसरा होता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको बनाने वाला कौन है? इंसान है। इंसानों ने अपने यूज़ के लिए, रहने के लिए घर बना दिए, चलने के लिए रोड बना दिए, तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड। और तीसरा होता है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन ने थोड़ा बहुत नेचर को चेंज किया, मॉडिफाई किया, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे बदल के क्या बना दिया, अपने यूज़ करने लायक बना दिया, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मॉडिफाई। जैसे पहले यहाँ पे ना फॉरेस्ट हुआ करते थे, बट उनको करनी थी प्लांटेशन, टी की प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन करनी थी, तो ऐसे केस में उन्होंने फॉरेस्ट को साफ कर दिया। ह्यूमन ने नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे नदियाँ हुआ करती थी तो नदियों पे डैम बना दिए, ठीक है, पहाड़ थे तो पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग कर दी, तो ह्यूमन ने थोड़ा बहुत नेचर में चेंज करके, मॉडिफाई करके उसको अपने यूज़ के लिए बना लिया, उसे हमने बोल दिया ह्यूमन मॉडिफाई। तो हमें साफ साफ आंसर पता लग गया है इन चारों ऑप्शंस में से। सिटीज़ जो है वो तो भाई खुद ह्यूमन ने बनाई है, ये तो ह्यूमन मेड हो गई। इंडस्ट्री भी ह्यूमन ने बनाई है, ये भी ह्यूमन मेड हो गई। तीसरा प्लांटेशन, ये इसका आंसर है, थर्ड प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले नेचुरल चीज़ को साफ किया गया, पहाड़ों फॉरेस्ट को साफ करके प्लांटेशन हुई है, तो ये इसका आंसर हो गया। और बात करूँ क्रॉप फील्ड की, तो क्रॉप फील्ड में जितने भी शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेप है वो ह्यूमन ही करता है, अपनी ज़मीनों पर खेती करता है, बहुत सारी चीज़ें, इरिगेशन करना, हल जोतना, फसल काटना, तो ये भी ह्यूमन मेड ही हो गया। तो हमें समझ में आ गया ह्यूमन मॉडिफाइड मतलब प्लांटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। ठीक है, इससे पहले समझो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, किसने बनाई। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस बीच ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था देशों का, बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, तबाही मच रही थी, लाखों लोग मर रहे थे। बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। अब इसका काम ही यही है कि ये वर्ल्ड पीस को बनाए रखे, ठीक है, अदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना सके, ह्यूमन राइट की रक्षा कर सके, गरीबी खत्म कर सके और हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ये सारे काम इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं और इसमें 193 जो देश हैं वो मेंबर हैं, ठीक है। अब इसने देखा कि हम जो लोग हैं वो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे। इसलिए 2015 में इसने 17 सस्टेनेबल गोल बनाए थे और इन्होंने टारगेट रखा था कि उन गोल्स को हम 2030 तक पूरा कर लेंगे। 17 सस्टेनेबल गोल, वैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ 1 नंबर आपका फिक्स है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि 17 सस्टेनेबल गोल क्या थे जो कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में बनाए थे। तो हमारा फर्स्ट गोल था कि नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब कि दुनिया में किसी भी इंसान को गरीबी में ना रहना पड़े। गवर्नमेंट फ्री राशन बांटती है, हाउसिंग स्कीम देती है, ठीक है। नो पॉवर्टी मतलब गरीबी ख़त्म करना। दूसरा गोल था ज़ीरो हंगर, मतलब सबका पूरा और हेल्दी खाना मिल सके। अब मिड डे मील जैसी स्कीम स्कूलों में चलाई जाती हैं। तीसरा गोल था अच्छी हेल्थ और वेलबींग, सब लोग हेल्दी रहे, डिसीज़ फ्री रहे, जैसे फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट करती है, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ कैंप्स चलाती है, ठीक है। चौथा गोल था क्वालिटी एजुकेशन देना, हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम चलती हैं, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ गोल था जेंडर इक्वलिटी, मतलब लड़का और लड़की को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। फिर हमारा सिक्स्थ गोल था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब सबके पास साफ पानी जाए, टॉयलेट्स हों, स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था ना, हैंडपम्प लगाए गए थे। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर, अब इसमें सबको
चीप एंड पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिलनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उनसे सोलर एनर्जी बनाई जाती है, विंड एनर्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट गोल था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, सबको काम मिल सके, सबके पास एक अच्छी जॉब हो और इनकम हो। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, स्टार्टअप्स हुए, ठीक है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई। फिर नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, रोड है, वो सब डेवलप हों, अच्छे अच्छे हाईवे बने, रेलवे बने, इंटरनेट डेवलपमेंट हो। फिर 10वां जो गोल था वो था कि इनइक्वालिटीज़ जो है, जैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, तो ये जो बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना गरीब और अमीर के बीच में, वो ख़त्म करना, ठीक है। हमने पुअर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया ताकि वो अच्छा पढ़ाई कर सके। फिर नेक्स्ट गोल था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसका मतलब है क्लीन सिटीज़ होनी चाहिए, सेफ़ एंड इको फ्रेंडली सारी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे पार्क होने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट गोल जो 12 गोल था वो था रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कुछ ऐसे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, तो हमें बहुत सावधानी के साथ रिसोर्स को वेस्ट ना करना और सही से यूज़ करना। जो वाटर है उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल बनाया गया था क्लाइमेट एक्शन। कहने का मतलब जितना भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, अब गर्मी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो क्लाइमेट एक्शन नेक्स्ट गोल था। फिर है लाइफ बिलो वाटर, मतलब लाइफ जो रहती है ना पानी के नीचे, जैसे जितनी सारी मछलियां हैं, एनिमल्स हैं, ओशियंस को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, नालों में बहा दिया जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है, पानी जहरीला हो जाता है। तो प्लास्टिक को समुद्र में ना फेंकना, केमिकल वेस्ट, ये सब चीज़ों से वहाँ पर जो लाइफ रह रही है उसको ख़राब ना करना। नेक्स्ट गोल है 15 लाइफ ऑन लैंड। मतलब कि जो फॉरेस्ट है, एनिमल है और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी वैरायटी है इंसेक्ट्स में, ठीक है, बर्ड्स में, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी लाइफ है हमारी लैंड के ऊपर सबको बचाया जाए। तो ऐसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं। अब 15 पॉइंट मैंने दोबारा से भी लिख दिया है। चलो अब 16 पढ़ते हैं। 16 में ये था कि सोसाइटी में पीस बनी रहे, जो जस्टिस सिस्टम है ना हमारा वो स्ट्रॉन्ग रहे, फेयर जस्टिस हो सके, स्ट्रॉन्ग पुलिस हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये जितने भी गोल्स हमने बनाए हैं ना उनको सही से पूरा करना। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सब आपस में मिलकर काम करें और इन सारे गोल्स को पूरा करें और एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, ठीक है। तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल गोल। तो इसका आंसर हो गया सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये वाली टर्म उसमें नहीं थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा डीकंपोजर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सबसे पहले समझो डीकंपोजर होता क्या है। उसके लिए हम समझते हैं हमारी फूड चेन को। बचपन में हमने पढ़ा है फूड चेन किसे कहते हैं, कौन किसको खा रहा होता है, वही तो फूड चेन होती है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे ग्रास एंड प्लांट्स। जितने भी ग्रास एंड प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है। ये होते हैं प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। इन्हें हमने बोल दिया प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर इनको खाने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी का मतलब जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है। तो ग्रास हॉपर वगैरह इन पेड़ों को खाता है। फिर ग्रास हॉपर को भी कौन खाता है, चिड़िया वगैरह खाती हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी बर्ड है, स्पैरो है, फ्रॉग है, वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं। वो भी कंज्यूम कर रहे हैं किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर उनको खाने वाले आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर, जो थर्ड नंबर पे आते हैं, जैसे कि स्नैक हो गया, ये सारे किसको खा रहे होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे होते हैं। फिर इनको भी खाने वाले इनके ऊपर बैठे हैं इनके एपेक्स प्रेडिएटर, ये सबसे टॉप लेवल पर आते हैं, ये इनको खा रहे होते हैं, जैसे कि आउल उल्लू हो गया, हॉक मतलब बाज हो गया, ठीक है। अब ये भी तो मरेंगे भाई। ये जब मर जाते हैं, इनका जो मांस पड़ा रहता है ना मिट्टी पर ये मांस कौन खाता है, जितने भी हमारे फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, अर्थवॉर्म है, मतलब केचुए वगैरह, इनको कहते हैं डीकंपोजर। इनका काम होता है इनके मांस को डीकंपोज करना, तोड़ना और मिट्टी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इनकी बॉडी के थ्रू ये मिट्टी में न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोल दिया, डीकंपोजर। अब ऑप्शन में हमसे बोला गया था कौन सा डीकंपोजर नहीं है, तो सबसे पहला अर्थवॉर्म। भाई अर्थवॉर्म तो केचुआ है, केचुआ तो डीकंपोज कर रहा है बॉडी को, है ना, मैंने बताया ना। फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म ये होते हैं डीकंपोजर। तो अर्थवॉर्म और फंगी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ठीक है बच्चे, ये दोनों। अब जो वल्चर होता है, गिद्ध होता है ना, ये मरे हुए जानवरों को खाता है, जो मर जाते हैं उनके मांस को खा रहा होता है। हाँ, ये मरे हुए जानवरों को खा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से डीकंपोज नहीं कर रहा। जो डेड एनिमल को खाता है उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्कैवेंजर्स है। तो अब बचा क्या, हॉक बचा। हॉक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से ही पकड़ता है, देखा है ना आपने, बाज कैसे पकड़ता है जानवरों को।
तो यही एक डीकम्पोजर नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा हॉक। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है, मरे हुए जानवर को खा रहा है, लेकिन हॉक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एपेक्स प्रेडिएटर है। अभी हमने फूड चेन में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो हमारा बायोस्फीयर है वो कहाँ तक एक्सटेंट है, मतलब फैला हुआ है। इसके लिए सबसे पहले समझो बायोस्फीयर कहते किसे हैं। अब बात कर रहे हैं हम स्पेयर्स के बारे में। अब स्पेयर्स क्या होते हैं, मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ जिंदगियाँ हैं, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं, जहाँ लाइफ है बस उसी को हमने बोल दिया स्पेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर को समझो। एटमॉस्फेयर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये अर्थ के अराउंड हवा की लेयर्स होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज होती हैं। ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, जैसे बर्ड, इंसेक्ट्स, ह्यूमन यहीं पर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, यहीं से ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ पे भी लाइफ मौजूद है। फिर आता है हाइड्रो। हाइड्रो से ही समझ जाना, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है ना, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर में जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी ओशियंस हैं, ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पर भी लाइफ रहती है, जैसे कि फिश वगैरह हो गया, सी प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। लिथोस्फीयर मतलब लैंड पे जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। लैंड में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी अर्थ की सॉलिड लैंड सरफेस है, जैसे कि सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब लिथोस्फीयर का पार्ट है और यहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉक्स रहते हैं, रैबिट रहते हैं, बहुत सारे एनिमल रहते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों से जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे भी करती है, भले एटमॉस्फेयर में करे, लिथोस्फीयर में करे, हाइड्रोस्फीयर में करे, उस पूरे एरिया को जहाँ तक भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक लाइन में बता दूँ तो जहाँ पर जिंदगी मौजूद है, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा यही कि जो बायोस्फीयर है वो कितने ऊपर तक और कितने नीचे तक फैला हुआ है, ये बताना है। तो इसके लिए समझो, तो देखो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ना समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ लाइफ रहती है। तो 11,000 मीटर तक डीप नीचे तक लाइफ मौजूद है। ठीक है, 11,000, और इसके ऊपर तक कम से कम 9,000 मीटर तक हमारी लाइफ मौजूद है, यहाँ पर जिंदगियाँ रहती हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए। लेकिन अब आपने सोचा कि क्यों सी लेवल को ही मतलब एवरेज माना और इससे ही नापा गया, सी लेवल को एवरेज मान लिया और इससे ही नापा गया कि इसके ऊपर का 9,000 मीटर और इसके नीचे का 11,000 मीटर तक लाइफ मौजूद है। हमने लैंड वाले सरफेस को इसलिए एवरेज नहीं माना क्योंकि कहीं कहीं पे पहाड़ है, कहीं कहीं पे प्लेन है, तो मापना मुश्किल हो जाएगा, हम एक बढ़िया एवरेज नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जो लेवल होता है समुद्रों का वो एक जैसा होता है, बस इसमें एक हाई टाइड आती है, ऊंची लहर आती है और एक लो टाइड आती है। तो ऐसे में उन्होंने एक एवरेज मानकर उसी से बायोस्फीयर को मापा गया है, तो 9,000 मीटर और 11,000 मीटर। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसका आंसर है फर्स्ट 11,000 और 9,000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। तो देखो अभी हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो इन्हीं को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक लेवल 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल मापे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया था जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से लेवल पर आते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इसको हम बोल देंगे ट्रॉपिक लेवल नंबर 2। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कितना % वाटर प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पर, वो भी फ्रेश वाटर की फॉर्म में, मतलब फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पर कितना प्रेजेंट है। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर टोटल कितना पानी है? इसका लगभग 71% जो हिस्सा है ना वो वाटर से ही कवर्ड है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली मेंशन किया गया कि हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर कितना है। तो देखो जो 71% हिस्सा है जो पानी से कवर्ड है उसका कम से कम 97% जो भाग है वो सॉल्टी वाटर है, समुद्र का पानी है, और उसमें से जो 3% बच जाता है वो हमारा फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, जो कि ज़्यादातर ग्लेशियर की फॉर्म में जमा हुआ है। बहुत ही कम रिवर्स और लेक्स है इन 3% वाटर में भी, और थोड़ा सा अंडरग्राउंड भी है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3%। तो इसमें से इसका आंसर हो गया 3%। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले समझो फूड चेन दो तरह की होती है, ग्राजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन। सबसे पहले बात करते हैं ग्राजिंग, जो नॉर्मली हम पढ़ते आते हैं, जिसको ग्रास को गॉड ने खाया, गॉड को टाइगर ने खाया, तो नॉर्मल वाली होती है जो डायरेक्टली लिविंग प्लांट से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। दूसरी होती है डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब होता है जो स्टार्ट ही किससे होती है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब डेड जितना भी वेस्ट पड़ा है ना, चाहे वो प्लांट का पड़ा हो, एनिमल का पड़ा हो मिट्टी के ऊपर, उसको डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ने वाले कौन है, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, अर्थवॉर्म, ये सब मिलकर उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। फिर उसको डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पे जितने भी अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं उसको कौन खा जाती है, हमारी चिड़िया खा जाती है, बर्ड खा जाती है। और बर्ड को कौन खा जाता है, हमारे हॉक खा जाते हैं, ठीक है, बाज वगैरह खा जाते हैं। तो ये फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हमारे डेड मैटर से हुई थी। डी से इसका नाम आ रहा है, डेड मैटर से ये स्टार्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो इसका आंसर हो गया विथ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैपल, बीच एंड ओक कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए फटाफट से हम फॉरेस्ट के टाइप की क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट का नाम आता है कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनी नाम से ही समझ में आ रहा है, कोनी मतलब जो कोन की तरह है, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। सी से ही समझ जाना है, कोन की तरह है, कोल्ड है। यहाँ पे हर समय स्नोफॉल होती रहती है। ये पूरे साल भर हरे भरे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, भले ये ऊपर से स्नो से ढके हुए हों और ये कोन की तरह होते हैं और इनकी जो लीव्स होती है ना वो निडल लाइक होती हैं, मतलब सुई की तरह होती हैं, पतली पतली। पाइन, फर इसके एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकंड है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस का मतलब हो गया जिन्होंने डिसाइड कर लिया, डी से ही समझ जाना है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया टू ड्रॉप लीव्स। ठीक है, जैसी सर्दी आती है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। और टेम्परेट का मतलब हो गया यहाँ का मौसम ज़्यादा ना तो ठंडा होता है ना ही गर्म होता है। इनके जो लीव्स होते हैं ना ब्रॉड होते हैं, मतलब बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। देखो ये मैपल का लीव है, ठीक है, ये मैपल का, और ये ओक का, और ये बीच का लीव्स है। ठीक है, और पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तो इन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। फिर आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट का मतलब वही, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और एवरग्रीन का मतलब समझ जाना है, एवरग्रीन मतलब जो साल भर हरे भरे रहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया यूकैलिप्टस और लॉरल। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट इसमें आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, ये थोड़ा ठंडा जगह होती है और यहाँ पे मोस ग्रो करती है। अब देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो ऐसे में जो पौधे होंगे वो हरे भरे होंगे और बहुत ज़्यादा डेंस होंगे। तो ये यहाँ के जो फॉरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और इसके एग्जांपल्स है डगलस फर, रेड सिडार। ठीक है, यहाँ पे जो मौसम होता है वो कोल्ड होता है। फिर आता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है और ये थोड़े ट्रॉपिकल, ये हॉट टाइप के होते हैं। टी से समझ जाना है कि टॉल होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट है तो डेंस तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इंसेक्ट्स में, प्लांट्स में। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है महोगनी और इबोनी। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऐसे कौन से अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि अटैच्ड नहीं है, जो कि रहते हैं एयर और वाटर इंटरफेस पर, जहां पर वाटर भी है और एयर भी है, उस इंटरफेस पर रहता है, उन्हें क्या कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो एक्वेटिक मतलब जो पानी वाले इकोसिस्टम है उसमें लाइफ्स को, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो कहाँ कहाँ मूव करते हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है न्यूस्टन। न्यूस्टन ये वाटर की सरफेस पर रहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना पानी की, जहाँ पर एयर भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, ये रही एयर और ये रहा पानी, और जो कि पानी की सतह से चिपके हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूस्टन। जैसे कि यहाँ पे डक तैर रही है, डक क्या है, न्यूस्टन है, जो क्या जो सरफेस पर रहती है। जैसे मॉस्किटो लार्वा हो गया, ये सब किसके पार्ट है, न्यूस्टन का पार्ट है। फिर आते हैं हमारे प्लैंकटन। प्लैंकटन जो अपर वाटर में रहते हैं, ये एक्टिव स्विमर्स नहीं होते, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पानी में फ्लोट करते रहते हैं, ये खुद स्विमिंग करना नहीं जानते, पानी के फ्लो के साथ बहते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्लैंकटन। जैसे कि पाइटोप्लैंकटन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्टन। नेक्टन कौन होते हैं, ये मिडल वाटर में रहते हैं, ये एक्टिवली स्विम करना जानते हैं, पानी की अपोजिट डायरेक्शन में भी ये स्विम कर सकते हैं। ये एक्टिवली स्विमर्स होते हैं वाटर करंट के साथ और वाटर करंट के अगेंस्ट दोनों तरफ से मूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिश हो गई, शार्क हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सब किसका एग्जांपल है, नेक्टन के। फिर आते हैं हमारे पेरीफाइटन। अब पेरीफाइटन ज़रूरी नहीं है यहीं पर हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। ये वो अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी रॉक के साथ, मतलब यहाँ पे ये रॉक दिखाई दे रही है, फिर कोई प्लांट होते हैं ना, प्लांट की स्टेम के साथ चिपके रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पेरीफाइटन। यहाँ पे जैसे कि एल्गी हो गया, डाइटम हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सब किसके पार्ट है, पेरीफाइटन के एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं हमारे बेंटोस। इनका काम होता है नीचे पड़े रहना। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल तल पर रहते हैं। ठीक है, बॉटम पर ही चलते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं ये सारे काम करते हैं। जैसे कि स्टारफिश हो गई, क्रैब्स हो गए, शेल्स हो गए, ये सब किसका पार्ट है, बेंटोस का पार्ट है। तो क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये पूछा था जो एयर और वाटर की सरफेस पर रहते हैं, यहाँ पे एयर भी मौजूद है और वाटर भी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूस्टन। तो आंसर हो गया सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा लैंटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें समझना होगा जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब जो पानी वाला इकोसिस्टम है, उसमें भी फ्रेश वाटर वाला जो इकोसिस्टम है उसका पार्ट होता है लैंटिक एंड लॉटिक इकोसिस्टम। लैंटिक का मतलब होता है एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर पानी रुका हुआ है, जहां पर वाटर जो है वो स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, ये बहुत स्लो या बिल्कुल नहा के बराबर बहता है। ठीक है, जैसे पॉन्ड हो गया, एक ही जगह रुका हुआ है इसका पानी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये छोटा सा एरिया होता है, इसकी डेप्थ भी जो है वो भी कम होती है और इसमें प्लांट ईजिली ग्रो कर जाते हैं, जैसे गाँव के तालाब वगैरह
ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अटलांटिक का। लेक्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये थोड़ा पॉन्ड से बड़ा होता है लेक, जिसमें पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीप होता है, लेकिन ये भी किसका एग्जाम्पल है, अटलांटिक का। फिर आता है हमारा लोटिक। लोटिक से ही समझ जाना है फ्लो। फ्लो फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, आगे की तरफ जो पानी बह रहा है, जो रनिंग वाटर है, उससे ही समझ जाना है लो लो फ्लो लो। लोटिक मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसका पानी आगे की तरफ बहता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए रिवर और स्ट्रीम लिखा हुआ है। रिवर तो आपने देखी होगी, गंगा रिवर, यमुना रिवर, जिसका पानी आगे की तरफ मूव करता रहता है, ये फ्लोइंग वाटर बॉडी है, ठीक है। और स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम रिवर से थोड़ी छोटी होती है ये भी, लेकिन फ्लोइंग वाटर बॉडी होती है जो कि माउंटेन्स में मिलती है। तो अब आप खुद ही बता दोगे ऑप्शन देखकर कि कौन सा अटलांटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अटलांटिक कौन होते हैं, अटलांटिक अभी हमने पढ़ा कि जिनका पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। अब वो कौन सा नहीं है, इसका पानी भी रुका हुआ है, लेक भी रुका हुआ है। इम्बाउंसमेंट मतलब जो डैम्स बना देते हैं, यहाँ पे भी पानी रुका हुआ है। वेटलैंड मतलब जो एरिया, जो ज़मीन जो है ना वो पानी से कवर रहती है सीजन के टाइम पे या पूरे ही साल रहती है, उसे हम वेटलैंड बोल देते हैं, तो ये भी पानी रुका हुआ है। एक रिवर ही है जिसका पानी आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका आंसर होने वाला है रिवर, क्योंकि ये एक अटलांटिक इकोसिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड से, जो सॉलिड है जैसे आइस क्यूब रखी है, वो लिक्विड नहीं बनेगी, वो वाटर नहीं बनी, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। वो लिक्विड वाली फॉर्म आ ही नहीं रही। हमने बचपन में पढ़ा है ना, पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो लिक्विड बनता है, फिर वो गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो लिक्विड वाली स्टेज आई ही नहीं है, तो ऐसा प्रोसेस का नाम क्या है। तो चलो पहले चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन आपने बचपन में पढ़ा है कि नीचे का जो पानी होता है वो गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, तो लिक्विड से किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, उसे बोल दिया इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो पत्तियां पानी छोड़ती है, ठीक है, तो वाटर वेपर रिलीज कर रही होती है, तो ये भी लिक्विड से फिर वो गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उसे हमने बोल दिया ट्रांसपिरेशन। फिर कंडेंसेशन में आपको पता है जो बादलों में ऊपर गैस बनकर उड़ा होता है ना, वही पानी के रूप में नीचे आ जाता है, जब वो टकरा जाते हैं तो वो नीचे आ जाता है, उस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन बोल दिया, ठीक है, लिक्विड नीचे आ रहा है। फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, वहाँ से ना डायरेक्टली वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे पानी बन के वो नीचे नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली जो ऊपर ऊपर की चोटियाँ होती हैं वो डायरेक्टली ऊपर गैस बन के उड़ रहा होता है, उस प्रोसेस को हमने सब्लिमेशन बोल दिया। अब इसका आंसर जो है वो सब्लिमेशन ही है, लेकिन मैं सब्लिमेशन के और को एग्जांपल्स दे देती हूँ। आपने देखा होगा जो ड्राई आइस होती है, शादियों में यूज होती है, जो धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है। या फिर आपने नेपथलीन बॉल्स देखी होगी जो अलमारियों में मम्मियाँ रख देती है, सफ़ेद कलर की जो गोली होती है, गोली लिक्विड नहीं बनती, कपड़े गीले नहीं होते, अचानक से वो छोटी होकर गायब हो जाती है। तो वो होता कैसे है, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई गैस में। फिर आपने कपूर को भी देखा होगा, जब कपूर जलाया जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है और फिर वो गैस बन जाती है, और ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कुल जो है वो कौन से स्टेट की ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इरिगेशन प्रैक्टिस मतलब जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे वो अपनी फसलों को पानी देते होंगे, तो उसके लिए कई टेक्निक्स यूज़ करते होंगे अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्लाइमेट, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से वो कोई नई टेक्निक को डेवलप करते होंगे। तो कुल किसने डेवलप करी और कुल पार्ट किसका है। तो सबसे पहले कुल समझते होता क्या है। देखो ये ना एक ट्रेडिशनल इरिगेशन चैनल है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम ना पहाड़ी इलाकों में यूज़ होता है। इसमें जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ से छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू, रास्तों के थ्रू नहर जैसी लाइन बना लेते हैं, और वो नहर जैसी लाइन खेतों तक जा रही होती है, और ये ग्रेविटी के थ्रू हो रहा होता है क्योंकि उनका फ्लो नीचे की तरफ होता है। तो कुल का यूज़ किया जाता है पहाड़ी वाले इलाकों में। अब आप सोचो, पंजाब में तो ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ किया जाता है। राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसलिए वो रेन हार्वेस्टिंग पर डिपेंड होते हैं, रेन के वाटर को यूज़ करते हैं, बचा के रखते हैं। अब बचे पहाड़ी इलाके, देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में से ही कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो ये भी पहाड़ी वाला ही स्टेट है, लेकिन यहाँ ना कुल नाम का कोई भी इरिगेशन सिस्टम फेमस नहीं है। यहाँ ना ज़्यादातर क्योंकि पहाड़ होते हैं तो टेरेस फार्मिंग होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, बहुत सी स्मॉल रिवर्स और ग्लेशियर स्ट्रीम है, तो यहाँ से पानी नहर जैसी लाइन बना के खेतों तक आना बहुत ज़्यादा आम सी बात है। तो कुल सिस्टम हिमाचल प्रदेश में यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो रबड़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले रबड़ को ये समझो कि एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। अब इसको उगाने के लिए बहुत बढ़िया बारिश चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। मतलब कि एक ऐसा ड्रेनेज हो कि जो पानी को रुकने ना दे, मट्टी में पानी जमा ना हो। अगर मट्टी में पानी जमा होगा ना तो पौधे खराब हो जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ये अब चारों सॉइल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल, आंख बंद करके जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल आ रही है उसके साथ वो बेटर होती है कॉटन के लिए। अब बी और सी से, बी के बाद सी आता है और बी सी भी होता है, तो इससे आपके दिमाग में इतना
बढ़िया तरीके से बैठेगा। जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए ही बेस्ट होती है, कॉटन यहाँ पे उगाई जाती है, तो ये नहीं है इसका आंसर। एलुवियल सॉइल होती क्या है? एलुवियल सॉइल मतलब जब नदियाँ बह कर आती है ना, उनके साथ मिट्टी बह कर आ जाती है ना, फर्टाइल तो होती है, ये वाली सॉइल अच्छी होती है, लेकिन रबड़ के लिए अच्छी नहीं होती। ये वीट वगैरह के लिए अच्छी मानी जाती है, राइस के लिए अच्छी मानी जाती है, शुगर केन के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बची हमारी दो सॉइल, रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल। अब देखो, जो रेड सॉइल है और लेटराइट सॉइल है, ये दोनों ही रबड़ के कल्टीवेशन के लिए अच्छे हैं, और आपकी बुक में रेड सॉइल लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा लेटराइट सॉइल। वो इसलिए क्योंकि लेटराइट सॉइल बिल्कुल परफेक्ट सॉइल है। यहाँ पर इस एरिया में जहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है ना, बहुत हाई रेनफॉल होता है। रबड़ के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत बढ़िया सॉइल मानी जाती है, और यहाँ पे अच्छा ड्रेनेज भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है लेटराइट। रेड सॉइल भी होती है, लेकिन सबसे परफेक्ट जो है वो लेटराइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है कि जब हम एक्सेसिव इरीगेशन करते हैं, एक्सेसिव इरीगेशन का मतलब होता है जब हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जितनी भी हमारी सॉइल है, क्रॉप्स है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा नुकसान वाला पॉइंट नहीं है। मतलब सिंपल सा बताना है कि कौन सा नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले आता है वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। वाटर लॉगिंग का मतलब ही ये होता है जब हमने मिट्टी में पानी भर दिया है, और ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो सॉइल के पोर्स है वो बंद हो गए हैं, ठीक है, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और प्लांट मर भी जा रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो ये तो भाई, जब हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये तो है नुकसान। दूसरा है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है। जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो देगा, लॉस कर देगा, तो मतलब रूट डैमेज हो चुकी है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई, हमारी फसल खराब आ रही है, तभी तो ज़्यादा आउटपुट नहीं आया है, लॉस हुआ है। तो ये भी किसका पार्ट है? एक्सेसिव इरिगेशन का पार्ट है, मतलब एक्सेसिव इरिगेशन करने से ये नुकसान होता है। तीसरा, इंक्रीज इन सैलिनिटी और अल्कलिनिटी। इसका मतलब है कि जब मिट्टी में नमक की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, और जब देखो हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है मिट्टी के अंदर, तो अब क्या होगा, वो पानी इवेपोरेट होगा, तो वो जो नमक होगा वो सरफेस पे जमा होगा, जिससे वो सॉइल को खारी कर देगा, और क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो ये भी नुकसान ही है किसका? एक्सेसिव इरिगेशन का। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। अब सोचो, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, चाहे वो इंसान की बढ़े, कोई काम की बढ़े, तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जब फसल अच्छी उग रही है तब हमने ज़्यादा पानी तो नहीं दिया होगा, तो ये इसका आंसर होने वाला है, ये इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का बढ़ना तो एक अच्छी चीज़ है ना। चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 हमारा कहता है कि इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का। अब उससे पहले हमें फॉरेस्ट के कितने सिग्निफिकेंस होते हैं वो समझने पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। आपको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट हमें कैसे कैसे ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक टर्म से ही समझ जाना है, हम बात कर रहे हैं पैसे की। फॉरेस्ट की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देता है जिससे लोग पैसा कमा सकते हैं, इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट जो है ना वो पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से टिम्बर निकलता है जिससे फर्नीचर बनते हैं, घर बनते हैं, लोग इनको बेचकर पैसा कमाते हैं, रबड़ से टायर वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट हमें दे रहा है जो हमारी इनकम का सोर्स है। फिर आता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकल मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। फॉरेस्ट जो है ना पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलता है, मेंटेन करके चलता है, ये हमारी एयर को क्लीन करता है, हमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये बहुत सारे एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का घर है, नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। ये रेनफॉल को भी सपोर्ट करता है, जो सॉइल इरोजन होती है ना, मिट्टी खिसक के बह जाती है, उसको भी पकड़े रखता है। ऐसे बहुत सारे पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चल रहा है, तो ये भी फायदा। और तीसरा आता है हमारा सोशल सिग्निफिकेंस। सोशल सिग्निफिकेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट में अपनी डेली लाइफ बिताते हैं, उसके कल्चर पर डिपेंड है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई, बहुत सारे आदिवासी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इसी में ही आएगी कि लोग पीपल को और बनियन ट्री को स्कैर्ड मानते हैं, और लोग घूमने के लिए जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पर जाना है या फिर पिकनिक वगैरह मनाने जाना है तो वो भी लोग करते हैं। तो फॉरेस्ट में क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो ये 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। चलो अभी चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। क्या फॉरेस्ट का इकोनॉमिक, क्वेश्चन में हमसे इकोनॉमिक पूछा था ना, जिसको करके पैसा मिल रहा है, तो क्या जो फॉरेस्ट है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, प्रोटेक्ट कर रहा है जानवरों को, तो क्या इससे हमें कोई पैसा मिल रहा है? नहीं। हम एस्थेटिक के चक्कर में, शांति के चक्कर में फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो इससे क्या हमें पैसा मिल रहा है? नहीं। हम रिक्रिएशनल पर्पस मतलब पिकनिक वगैरह मनाने जा रहे हैं, तो क्या इससे हमें पैसा मिल रहा है? नहीं। ये इसका ऑप्शन होगा, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? दवाइयाँ बना रहे हैं, और इनको बेचने के बाद हमें पैसा मिल रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हुआ, यही है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि इन चारों में से बताना है कौन सा डिफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है। सबसे पहले समझो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। मतलब जब हम जंगलों को साफ कर देते हैं ना, वो भी लार्ज स्केल पर काट देते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। जैसे हमें कोई अगर एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए तो इसलिए हम फॉरेस्ट हटा देते हैं। हमें शहर बनाने, इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। हमें लकड़ी चाहिए तो हम पेड़ काट देते हैं, माइनिंग के लिए पेड़ काट देते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिफॉरेस्टेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से अब आप खुद ही बता दोगे देखते ही कि कौन सा आंसर राइट होने वाला है। जैसे कि फॉरेस्ट में फायर लग गई, जब फॉरेस्ट में फायर लग जाएगी तो एक ही बार में जंगल साफ हो जाएगा, तो ये तो भाई डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल है। और हमसे ना के बारे में पूछा गया है, ग्राजिंग ऑफ एनिमल। जब बहुत ज़्यादा जानवर जंगल में चढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, नए नए पेड़ जो होते हैं वो उग नहीं पाते हैं, तो ये भी फॉरेस्ट को खत्म करने का एक रीज़न है। नेक्स्ट है पेस्ट अटैक। अब ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ना कीड़े ना पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी लार्ज स्केल पर। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इसमें लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, नॉर्मली या टेम्पररी पौधे जो है डैमेज हो जाते हैं, पुराने पौधों को खराब कर देते हैं, और जो नए पौधे वो उग नहीं पाते हैं पेस्ट अटैक की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का कारण हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, जब बहुत बड़े लेवल पे जंगल है, बहुत बड़े लेवल पे जंगल है, और उसमें से कुछ ट्री जो हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए थे उसको हमने कट कर दिया, कुछ ट्रीज़ को, तो क्या उससे पूरा जंगल साफ हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ वो पेड़ जो हमें चाहिए थे वो हमने काटे, ना कि हमने पूरे जंगल को साफ कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्री ये डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था। अब इन चारों में से हमें बताना है सबसे पहले सक्सेसफुली कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते किसे हैं? ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो और जो लोकल विलेजर्स होते हैं वो आपस में दोनों मिलकर जंगल की देख रेख करते हैं। जितनी भी इलीगल कटिंग्स होती है, ग्राजिंग होती है, ये फायर लगती है ना, उससे गाँव वाले जो लोग होते हैं और जो ये डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं जंगल को बचा रहे होते हैं। बदले में अब इन गांव वालों को एक जंगल के फायदे मिल जाते हैं, जैसे लकड़ी मिल जाती है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, शेयर हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसे ही बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर है तो वेस्ट बंगाल के एराबारी फॉरेस्ट में 1970 में फर्स्ट इंप्लीमेंट किया गया था सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ के जो विलेजर्स थे ना उन्होंने जंगल की रक्षा की थी, जिससे जो पेड़ थे वो सारे हरे भरे हो गए थे। इस मॉडल को बाद में सबने अडॉप्ट भी किया था, लेकिन सबसे पहले सक्सेसफुली जो इंप्लीमेंट हुआ था वो वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो गया वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा अबेंडेंट लाइफ फॉर्म है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन से जीव मिलते हैं अर्थ पर, उसके बारे में बताना है। तो देखो, प्लांट्स पेड़ पौधे घास फसल सब प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सारा किस में आता है? प्लांट्स में आता है। बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम होते हैं। ठीक है, दूसरा है बर्ड्स। देखो, बर्ड्स की भी ना स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 10,000 के आसपास बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बाद भी ऐसी स्पीशीज़ है इंसेक्ट्स की जो सबसे ज़्यादा है। फिर है रेप्टाइल। अब ये तो बिल्कुल कम ही होंगे, आपको दिखाई दे रहा है, ये रेप्टाइल्स, फ्रॉग वगैरह, लिजर्ड, स्नेक, इनकी स्पीशीज़ लिमिटेड पाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स अर्थ पर इतने हैं जिनकी गिनती नहीं है। मच्छर, मक्खी, चींटी, इनकी लाखों में प्रजातियां पाई जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इनके छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ठीक है, तो जब हम एक चम्मच मिट्टी ले रहे हैं ना, तो समझो एक चम्मच जब मिट्टी ली जा रही है तो उसमें लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो धरती पर जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं वो है हमारे इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है जो हमारा ट्रांस हिमालय बायोग्राफिक रीजन है, ट्रांस हिमालय एक बायोग्राफिक रीजन है, वो कौन सी जगह पर पड़ता है? इन चारों में से एक जगह का नाम बताना है। तो देखो, ये चारों एग्जांपल है हमारे बायोग्राफिक रीजन के। बायोग्राफिक रीजन का मतलब वो ऐसे बड़े बड़े एरिया जहां पर एक ही टाइप की प्रजाति के पौधे, एनिमल मिलते हो, उनकी ज्योग्राफी और उनके क्लाइमेट के हिसाब से उस एक एरिया को, बड़े एरिया को हम बोल देते हैं एक बायोग्राफिक रीजन। ठीक है, ऐसे इंडिया के अंदर 10 रीजन है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे हिमालयस का बना रखा है। हिमालयस क्या है? देखो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्थ साइड में, इंडिया का जो नॉर्थ साइड है ऊपर की तरफ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, पाइन ट्री होते हैं, डियोडार होते हैं, फॉर ट्री होते हैं, और यहाँ के एनिमल जो इसकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से ही होते हैं, जैसे स्नो लियोपर्ड हो गया, याक हो गया, मस्क डियर हो गया। तो यहाँ पे ऊंचे पहाड़, ठंडी क्लाइमेट, स्पेशल एनिमल ही मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बायोग्राफिक रीजन। फिर हमारा आता है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट ना इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, इंडिया के वेस्ट साइड में। अब यहाँ पे माउंटेन्स की एक लॉन्ग चेन होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ह्यूमिडिटी होती है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, लॉयन, ठीक है, एलिफेंट्स, ऐसे बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती है। तो ये एक रीजन हो गया। ऐसे ही डेजर्ट होता है। डेजर्ट
आपको तो पता ही है, इंडिया का जो राजस्थान एरिया में ड्राई सैंडी रीजन है ना, उस एरिया को हमने डेजर्ट बोल दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत कम रेनफॉल होता है, कैक्टस और थ्रोनी प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल भी इसी हिसाब के पाए जाते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गई, लिजार्ड हो गया, ठीक है। और ये हो गया कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में जहाँ लैंड और सी आपस में मिलते हैं। इंडिया का कोस्टल स्टेट कौन कौन सा है, जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना। यहाँ पे कोकोनट ट्री होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, फिश, क्रैब्स, टर्टल, ये सारी प्रजातियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े एरिया, इन्हीं को हमने बायोग्राफिक रीजन बोल दिया और ये इंडिया के अंदर 10 है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि भाई हमारे जो ट्रांस हिमालय है वो भी एक बायोग्राफिक रीजन है, तो वो कहाँ पर पड़ते हैं। देखो ऑप्शन में हमें 4 चीज़ें दी गई थी, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और ट्रांस हिमालयस कहते कि नहीं है, कहते हैं जो नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ साइड में जो ऊपर की तरफ हिमालय पड़ता है उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। तो इसका आंसर लद्दाख हो गया, ठीक है। आप साफ साफ देख पा रहे हो लद्दाख इसका आंसर है, क्योंकि सिक्किम इससे थोड़ा सा दूर है, उत्तराखंड भी दूर है, अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल ही ईस्ट में है, ठीक है। तो इसका आंसर लद्दाख हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमें कहता है कि कौन सा बायोजियोग्राफिक रीजन जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रीजन है, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि बायोग्राफिक रीजन कहते किसे हैं, तो ये सारे बायोग्राफिक रीजन के इंडिया के अंदर नाम लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, आपको क्या ट्रांस हिमालय लग रहा है, डेजर्ट लग रहा है, तो इसका आंसर है जो सबसे लार्जेस्ट है वो है डिकेन पेनिनसुला, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन है। इसके अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है कि इन चारों में से बताओ कि इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले समझना होगा वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं और उसका इनडायरेक्ट यूज कौन सा है। अब ये जो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो चार्ट है वो आपकी बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब उनमें वैरायटी। तो हमारी अर्थ पर हर फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर डिफरेंट वैरायटी है। तो उस बायोडाइवर्सिटी का, उन वैरायटी का हम इंसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, वही है टॉपिक, ठीक है। अब हम इंसानों को वो 2 तरीके से फ़ायदा दे रही हैं। सबसे पहले यूज़ वैल्यू। यूज़ वैल्यू का मतलब वो हमें इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से फ़ायदा दे रही है। डायरेक्ट तरीके से कैसे, वो हमें क्या करती हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, लकड़ियां हमें मिलती है, ठीक है। अब फ्यूल के लिए वुड मिलती है, तो ये डायरेक्ट तरीके से हमें फायदा दे रही है। इनडायरेक्ट तरीका मतलब जो इनडायरेक्ट तरीके से हमें फ़ायदा दे रही है। अब वो कैसे, देखो यहाँ पे ना नेचर हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है जो हमें जीने लायक बना रहा है। जैसे वो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट फ़ायदा हो गया उस बायोडाइवर्सिटी का। फिर दूसरा जो आता है वो आता है नॉन यूज़ वैल्यू। नॉन यूज़ वैल्यू का मतलब उसे हम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे तो हम यूज़ कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, बस उसकी होने की हमें खुशी है। बायोडाइवर्सिटी जैसे टाइगर है जंगल के अंदर, तो हाँ टाइगर है, इस बात की हमें खुशी है, ठीक है। कोई ऐसा पेड़ है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उस पेड़ से दवाई बन जाए किसी बड़ी बीमारी की, तो ये नॉन यूज वैल्यू मतलब हम उस बायोडाइवर्सिटी से खुश है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इनडायरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, तो इनडायरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, एस्थेटिक, ये आंसर होगा। क्योंकि जो ये 3 ऑप्शंस हमें दिए थे, एग्जिस्टेंस, बिक्वेस्ट और ऑप्शनल, ये किसका पार्ट है, नॉन यूज वैल्यू का पार्ट है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ना कोई भी स्पीसीज है, जिंदा है और उसकी एग्जिस्टेंस है और हमें खुशी है, जैसे टाइगर है जंगल में तो हम खुश हैं। बिगेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचा के रख रहे हैं, जैसे जंगल बचा रहे हैं ताकि हमारे जो बच्चे हों वो भी उन जंगलों को देख सके। ऑप्शनल का मतलब फ्यूचर में कोई ऐसी स्पीशीज है, प्लांट है जो आगे काम में आ जाए। तो ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल थे, नॉन यूज वैल्यू के, तो ये ऑप्शंस नहीं है। इनडायरेक्ट का पूछा था, तो इनडायरेक्ट का है एस्थेटिक, तो इस एस्थेटिक पे आपको टिक करना है, वो इसलिए ये इनडायरेक्ट फायदा दे रहा है हमें। जो नेचर की ब्यूटी है, उसका क्रिएशन है, वो अच्छा लगता है, हमें शांति देता है, हमें मेंटल पीस दे रहा है, ठीक है। तो ये फायदा हमें दे रहा है, तो इसका आंसर हो गया एस्थेटिक। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमें ये कह रहा है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बतानी है, इन चारों में से कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब उसके लिए हम समझते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये जानो कि एनर्जी को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होती है नॉन कन्वेंशनल और एक होती है कन्वेंशनल। अब ये ग्रीन के साथ लिखी हुई है और ग्रीन तो अच्छे का सिग्नल होता है, तो ये एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल, एक अच्छी एनर्जी होती है जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जिसे हम नेचर के साथ मिलकर बनाते हैं और ये बार बार बन सकती है, ऐसा नहीं है ये एक बार खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सूरज से भी हम एनर्जी बनाते हैं, हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें सोलर सेल्स होती हैं, अब हीट इन पे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो सूरज तो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इससे हम क्या बना रहे हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कन्वेंशनल को लिख लो सी के साथ पी,
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। अगर हमारे तेल खत्म हो गए तो वापस से उन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे। अगर हम एक बार यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो एक वक्त आने पर ये खत्म हो सकती है, इसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। जैसे हम कोयल को जलाते रहेंगे, ठीक है, पेट्रोलियम यूज़ करते रहेंगे तो ये एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इन एनर्जी से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में भी अवेलेबल है और ये जल्दी खत्म भी हो सकती है और ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, तो इसके लिए सी के साथ मैंने लिख दिया पी। लेकिन ये मॉडर्न तरीके हैं, नए तरीके निकाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। अभी हमने पढ़ा सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो किससे बनाई जाती है, सूरज से बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। अब इस सोलर पैनल में सोलर सेल होती है, जब सूरज की रोशनी इन पैनल्स पर पड़ती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये अच्छी एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है। फिर आती है हमारी अटोमिक एनर्जी। अब अटोमिक एनर्जी जो है ना, वो यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम की न्यूक्लियस को तोड़कर बनाई जाती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यूरेनियम रिएक्ट करता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अब हीट से स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये हो गई हमारी एटॉमिक एनर्जी, जो कि किसका पार्ट है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है, क्योंकि हम इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं। फिर आती है हमारी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम टरबाइन किससे चला रहे हैं, इन विंड मिल्स से चला रहे हैं। और ये विंड मिल कैसे घूम रहे हैं, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये विंड मिल घूमते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टरबाइन से चलाई जाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर बायोमास एनर्जी। फिर बायोमास एनर्जी ना वेस्ट से बनती है, जितने भी पौधे, लकड़ी, गोबर, फसल के बचे हुए हिस्से होती है ना, उससे मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी। तो इसका आंसर हो गया एटॉमिक एनर्जी, जो किसका पार्ट है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है, यूरेनियम से बनती है, ठीक है। तो आंसर हो गया एटॉमिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहता है कि इंडिया का पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हुआ था। सबसे पहले तो ये जानो वेव एनर्जी होता क्या है। वेव एनर्जी का मतलब जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग लहरें होती है ना, तो उनकी मदद से, जब वो आगे पीछे हो रही होती है तो उनकी मदद से टरबाइन चलवाई जाती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी एनर्जी है। जब हमने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड की कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है, बहुत अच्छी वेव है जिससे मशीन चलाई जा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, तो हमने वहाँ पे अपना फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया था और ये लगा था केरला में, ठीक है। केरला में एक जगह है विझिंजम, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वेव प्रोजेक्ट वहीं उसके आसपास में लगाया गया था। यहाँ पे जो समुद्र की लहरें थी ना, ये बहुत ज़्यादा ही स्पीड वाली थी, स्ट्रेंथ वाली थी, इसलिए प्रोजेक्ट को यहीं पर स्टार्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, विझिंजम। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल एनर्जी यूज़ हो रही है। कमर्शियल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिसको मार्केट में खरीदा या बेचा जा रहा है, जिसको यूज़ हम इंडस्ट्रियों को चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में और बिजली बनाने में कर रहे हैं, उसको हमने बोला है कमर्शियल एनर्जी। तो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल एनर्जी यूज़ हो रही है वो कहाँ से आ रही है, उसे कहाँ से मिल रही है, क्या फॉसिल फ्यूल, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रो पावर या कोयल, उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब जितना भी कोयल है, पेट्रोलियम है, जितनी भी नेचुरल गैसेज हैं वो किस में आती है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स में आती है। और इंडिया की टोटल कमर्शियल एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा फॉसिल फ्यूल ही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज को चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में और बिजली को बनाने में, तो ये बहुत ज़्यादा ही सबसे बड़ा हिस्सा यूज़ होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक स्पेसिफिक ऑप्शन भी दिया है, तो वो इसका आंसर होने वाला है दूसरा। समझो हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब जहाँ डैम्स बने हुए हैं, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं डैम्स के थ्रू। ये हाइड्रो पावर ना इंडिया में यूज तो होती है, लेकिन इसका इतना बड़ा हिस्सा यूज नहीं हो रहा होगा। फिर आता है हमारा एटॉमिक एनर्जी, जो कि अभी हम पढ़कर आए थे, जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है। ये किससे बन रहा था, न्यूक्लियर पावर में। जब हम यूरेनियम का यूज कर रहे थे तो उससे एटॉमिक एनर्जी बनती है और इसका लेवल भी, हिस्सा भी बहुत कम है। लेकिन हमने पढ़ा अभी फॉसिल फ्यूल में हमारा कोयल भी है। सबसे पहले तो हम यही मान के चलते हैं फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन फॉसिल फ्यूल में एक कोयल भी है, तो ये कमर्शियल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए तो फोर्थ इसका आंसर हो गया कोयल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई तो 3 फैक्टर हैं सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी के। बट बात करते हैं सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपकी क्लास है, उसमें सिर्फ 5 बेंचेस हैं, तो इसका मतलब आपकी क्लास ना 5 बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से रख सकती है, क्योंकि आपकी क्लास के पास 5 रिसोर्सेज हैं। वहीं पर अगर छठा बच्चा आ जाएगा तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पे छठा बेंच ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का मतलब अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि धरती पर आखिर कितने लोग सस्टेन कर सकते हैं बिना रिसोर्सेज खत्म किए। यानी अर्थ के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे खाना हो गया, एनर्जी होगी, जगह हो गई, पानी हो गई, उसको अच्छी तरीके से यूज करके मैक्सिमम कितने लोग अर्थ पर अच्छी तरीके से जी सकते हैं, उसे हमने बोल दिया सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी। अब 3 फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी का डायरेक्ट फैक्टर है। वो कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ही
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई हो जाएगा, है ना। हाई हो गया तो लोग अच्छा खाना खाएंगे, घर उन्हें अच्छा चाहिए होगा, बिजली, एसी, फ्रिज, ये सब चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे में जब उनको ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, तो अर्थ पर फिर कम लोग जी पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है तो मतलब जो पहले 2 लोग खाते थे अब उन्हीं को 3 लोग खा पाएंगे, क्योंकि लोग कम कम खाएंगे ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं है, ठीक है। उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो और लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिनके पास 3-3 कारें हैं, अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं होता तो वो कार किसी और के पास होती ना, तो ये डायरेक्ट फैक्टर है। तो जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है लोगों का तो अर्थ पर बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर हाई होता है तो अर्थ पर कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिंक है किससे, सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी से। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब एक कंट्री डेवलप होती है ना तो उसके पास बहुत सारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती है, वो सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि उसके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकती है, वो अपने रिसोर्स की अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकती है, और फिर जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोग सस्टेन कर पाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट लिंक है। फिर आता है हमारे पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, ज़्यादा खाना है, ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा लोग अर्थ पर रह पाएंगे, और अगर हमारे पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है तो कम लोग रह पाएंगे, तो ये भी डायरेक्ट लिंक है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज सिस्टम, यही इसका आंसर होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कोई कितना भी ग्रेजुएट हो ले, किसी के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो ले, अगर उस एरिया में पानी नहीं है तो वो नहीं रह पाएगा, भले ही उसकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो। तो ये डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारा सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी से। नॉलेज सिस्टम का इनडायरेक्ट तो पड़ता है लेकिन डायरेक्टली सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी का ये फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नॉलेज सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं खेतों में, है ना, उन्हें ही तो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो इन्होंने एक इंसेक्टिसाइड का नाम बताया, पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन किया है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वो क्या है, एक इंसेक्टिसाइड्स है जिसको यूज़ किया जा रहा है फसलों में कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है, केमिकल है। तो अब इस केमिकल ने किसकी पॉपुलेशन को कम कर दिया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि कौन सी पॉपुलेशन कम हुई है। अच्छा, चारों ऑप्शन को समझने से पहले मेरी बात समझो। ये जो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, ये जो केमिकल है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहता है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए छिड़क तो देता है, कीड़ों को मारने के लिए, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट में छिड़का जाता है इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, फूड चेन में जमा होते चला जाता है और बढ़ते चले जाता है। इससे देखो अब हुआ क्या, इस किसान ने ना अपनी फसल पर ये सब छिड़क दिया, जैसी बारिश आई ये सारा बहकर नदी नालों में चला गया, या फिर इस पे जो कीड़े लगे थे, जो कीड़े खाने जा रहे थे, ये जहर उनकी बॉडी में चला गया, वो कीड़े भी मर गए। तो अब ये जो पानी, एक तो पानी जहरीला हो गया, ऊपर से ये कीड़े भी मर गए। अब इस मछली ने उस एक कीड़े को तो खाया नहीं होगा, इसने 10 कीड़े खाए होंगे, तो 10 कीड़ों का जहर इसकी बॉडी में आ गया। एक कीड़े के अंदर तो कम ही जहर था, लेकिन 10 कीड़ों का जहर इसके अंदर आ गया। फिर अब इसने क्या किया, ये घूम रही थी मस्त मौला होकर, तभी आ गया बाज ने इसको पकड़ लिया। अब एक मछली तो बाज ने खाई नहीं होगी, उसने खाई होगी उससे ज़्यादा मछली, 20 मछली खाई या कितनी भी मछली खाई, तो अब इतनी सारी मछलियों का जहर इसके अंदर आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है वो इस बाज पर हो रहा है, ना कि इन पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो शिकार हुआ ये हुआ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर आ गया, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पैसेंजर पीजन। पैसेंजर पीजन ना एक अमेरिकन बर्ड है और इसके लुप्त होने का जो कारण है वो ओवर हंटिंग है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हुआ, इसका इंसेक्टिसाइड से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आता है हमारा कोन। अब जो कोन, फसल को बचाने के लिए ही तो ये इंसेक्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं ताकि कीड़े मर जाएं, तो फिर भाई ये फसल का क्या लेना देना, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। फिर बात करें हम इंडियन राइनो की, तो ये इसका जो खत्म होने का कारण है ना वो शिकार है, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हुआ, इसका भी इंसेक्टिसाइड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी बोल्ड ईगल है, जो हमारे बोल्ड ईगल है, इन पर सबसे ज़्यादा असर इसका देखने को मिला। इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, क्योंकि जो ये सारे केमिकल्स थे ना, ये जब केमिकल्स को खाते थे तो इनकी जो अंडे की शेल्स होती थी ना वो पतली होती थी, पतला शेल होने की वजह से अंडे टूट जाते थे और फिर बच्चे होते नहीं थे। तो इसी वजह से जो हमारी बोल्ड ईगल की जो पॉपुलेशन थी बहुत कम हो गई। तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज है। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब होता है वो वाले पौधे, वो वाले जीव होते हैं जो हमारे देश में आ जाते हैं दूसरे देश से, ठीक है, और यहाँ आकर फैल जाते हैं, बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, और जो हमारे बेचारे लोकल से पौधे होते हैं ना, जिनका खुद का ये घर है, उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज है जिसके कारण स्किन एलर्जी होती है, ठीक है। तो चलिए अब 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर हाइसेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक पानी में उगने वाला पौधा है, तालाब और नदियों को ढक देता है और पानी के जितने भी जीव्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। इसका स्किन एलर्जी से कोई लेना देना नहीं
नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेस्कीट के बारे में। ये वाले प्लांट तो अपने आसपास आपने बहुत सारे देखे होंगे। मेस्कीट क्या है? ये ना विलायती बबूल है। ठीक है, ये ना सूखे इलाकों में उगता है, ज़मीन का पानी जितना है ना वो कम कर देता है, इसको बोलते हैं मेस्कीट। और ये भी स्किन एलर्जी से कोई लेना देना इसका नहीं है। फिर आता है हमारा स्वीट पी। स्वीट पी का काम ना बस सुंदरता बढ़ाना है। ये एक सुंदर सा फूल होता है जो कि गार्डन में लगाया जाता है और इसका भी स्किन एलर्जी से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेस वीड है ना, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। आपने देखा होगा ये छोटे-छोटे ऐसा लगता है जैसे गोभी उग रखी हो। आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे, बचपन में खेलते भी थे इससे। तो ये होता है कांग्रेस वीड। ठीक है, इसको गाजर घास भी कहते हैं। और पता है इसके कॉन्टैक्ट में आने से, अब सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्किन एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर है कांग्रेस वीड। और अब ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ठीक है, और ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड, कांग्रेस वीड। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन प्रोग्राम है। तो उसके लिए समझते हैं इन सिटू प्रोग्राम होता क्या है। सबसे पहले समझो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनको कंजर्व करना, उनको बचा के रखना, उनको सुरक्षा देने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब नाम से ही समझो, इन मतलब उनके घरों में। ठीक है, जो उनका नेचुरल घर है, जैसे जानवरों का नेचुरल घर क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, जहाँ वो नेचुरली रहते हैं, वहीं पर जब हम उनको कंजर्व करके रखते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू। ठीक है, उनके प्राकृतिक घर में ही उनको हमने क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया, उन्हें सिक्योरिटी दे दी। और ये वाले जो एरिया होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा बड़ा जंगल होता है। और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, अलग अलग एग्जाम्पल भी लिख दिया, उसे बोलते हैं हम इन सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है जब उनके नेचुरल घर से, उन जंगलों से उनको उठाकर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले आया जाता है और उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कोई भी लिमिटेड एरिया में, जैसे कि जू हो गया, कोई गार्डन हो गया, कोई स्टोरेज एरिया हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जू लिख रखा है। ठीक है, ये जो एरिया होते हैं वो छोटे से होते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से उनको केयर की जाती है, मॉनिटरिंग किया जाता है, जितनी भी रेयर स्पीशीज होती है ना उनको बचाने के लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में सिंपल से इतनी सी बात बोली थी कि कौन सा इन सिटू का पार्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो, जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे हमने हाथी को एक जू में रखा हुआ है, तो ये एक्स सिटू है हुआ, क्योंकि हमने उसके नेचुरल घर से उठा के उसे हमने जू में रख दिया। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक ना साइंटिफिक तरीका है जिसमें हम जानवरों की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन की टेक्निक होती है। तो ये तो ना तो इन सिटू से मैच खाता है, ना ही एक्स सिटू से। फिर आता है हमारा फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है जब हम एक एनिमल के बच्चे को किसी और एनिमल के पेरेंट्स को दे देते हैं ना, उसे हम फॉस्टरिंग बोलते हैं। ये भी एक स्पेशल टेक्निक होती है उनको पालने की, लेकिन ये एक नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्शन नहीं है, ना ही एक्स सिटू से मैच कर रहा है, ना ही इन सिटू से। फिर आते हैं नेशनल पार्क, जो नेचुरल उनके घर हैं, प्राकृतिक घर है, यही उनका एग्जाम्पल हुआ किसका? इन सिटू का। जानवर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो वेटलैंड है वो ओडिशा में स्थित है। तो इसके लिए जानते हैं वेटलैंड किसे कहते हैं। तो वेटलैंड ना एक ऐसी जगह होती है जिसके यहाँ पर जमीन पर पानी होता है या जमीन के नीचे पानी होता है, जैसे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। या तो ये परमानेंट होता है या तो ये सीजनल होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड के अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो लेक्स हो गया, दलदल वगैरह हो गई, ये सब किसके अंदर आता है? वेटलैंड के अंदर आता है। अब हमसे पूछा गया है ओडिशा में कौन सा स्थित है। तो सुखना जो है ना ये चंडीगढ़ में है, रेणुका जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में है, लोकटक जो है ना मणिपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिलिका। चिलिका जो है ना वो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ठीक है, विंटर्स में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 हमें बोल रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स सोल्यूशन है। तो हमें समझना होगा सोर्स क्या होते हैं पॉल्यूशन के। सबसे पहले तो ये समझो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन कितनी जगह से निकल रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो उसके दो सोर्स होते हैं, एक पॉइंट सोर्स, दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। नाम से क्लियर है, एक पॉइंट जहां हमें पता है कि वो इस पॉइंट से निकल रहा है, वो स्पेसिफिक जगह से निकल रहा है, जैसे कि पाइप के थ्रू निकल रहा है या फिर किसी चिमनी से निकल रहा है, किसी ड्रेन से निकल रहा है। जब हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना उस पॉइंट को जहां से पॉल्यूशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नॉन पॉइंट उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जब ये मल्टीपल एरिया से निकलता है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो कौन सी जगह से आया है, वो फैल कर बहुत सारी जगहों से आता है और उसके एग्जैक्ट सोर्स का हमें पता नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोल्यूशन। जैसे बारिश हुई और बहुत सारे खेत थे, उन सारे खेतों का कचरा उस पानी में आ गया, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन से खेत की कौन सी जगह से वो पॉल्यूशन हुआ है।
तो चलिए अब चारों ऑप्शंस को देख के जल्दी से बताते हैं कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें बताया गया चिमनी के थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है। तो चिमनी क्या है, एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक जगह है, पूरा हमें बता दिया यहाँ से हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। फिर हमें बताया कि जो म्युनिसिपल एरिया है वो एक जगह से यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला क्योंकि हमें पॉइंट पता है ये म्युनिसिपल एरिया से आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी हमें पॉइंट पता है कि ये सारा जो वेस्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट पता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है, इतने सारे खेत हैं, उन सबको बहकर जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो बारिश के साथ बहकर ना मिट्टी बहकर तालाबों में मिल रही है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसके खेत से आई है, कौन से एरिया से आई है, तो ये इसका आंसर हो गया नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज पोल्यूशन वाली ओजोन बनने का मेन रीजन है। तो इसके लिए समझो, सबसे पहले ओजोन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको तो पता ही है एटमॉस्फेयर होता है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, तो ओजोन दो जगह पाई जाती है। ओजोन जैसे पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर होती है ना पृथ्वी के ऊपर ही, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो एक ओजोन तो यहाँ पर पाई जाती है जो कि बैड होती है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। दूसरी ओजोन होती है इसके जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि अच्छी ओजोन होती है और ये हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचा रही होती है। तो आपको ये तो पता लग गया ओजोन। लेकिन अब ओजोन जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ पर हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, वो बनती कैसे है वो समझते हैं। तो देखो, बहुत सारी गाड़ियों से बहुत सारा धुआं निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, लेकिन वो ओजोन नहीं निकालते, ठीक है, ये सारी गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही, जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ओजोन वगैरह नहीं निकाल रही। लेकिन जब यही नाइट्रोजन ऑक्साइड और यही केमिकल पर सनलाइट पड़ती है तो आफ्टर रिएक्शन वो उसको ओजोन बना देती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट के थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड पर पड़ता है, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल पर पड़ता है, और फिर वहाँ पे ओजोन बन जाती है, जो कि पॉल्यूशन की तरह देखा जाता है, जो कि अच्छी ओजोन नहीं होती। तो इसका आंसर है फोटोकेमिकल रिएक्शन। बाकी जो कोयल को जलाने से या ऑयल को जलाने से ओजोन नहीं बनाती, ठीक है, ऐसे गाड़ियाँ भी ओजोन नहीं बनाती, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ऐसे ही पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट का मतलब जो भी पेंट वगैरह होता है ना और केमिकल होता है, वो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं, ये ओजोन नहीं बनाते, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, उसके लिए हमें समझना होगा पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसे हमने बोल दिया पॉल्यूटेंट। अब उसको दो तरीके से बांटा गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली एयर में रिलीज हो जाते हैं एक ही बार में, वो डायरेक्टली एयर पॉल्यूट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी का मतलब वो कोई दो चीजें को मिलने से तीसरी चीज बनती है, वो तीसरी चीज पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उसे हमने बोला सेकेंडरी पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, वो बनती है व्हीकल के एग्जॉस्ट से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनती है, जब कोयल को जलाया जाता है ना, या फिर इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही होती है तब सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड तब निकलती है जब गाड़ियां चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग ही छोड़ते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट का, तो ये सारा आंसर नहीं है। ओजोन कैसे बनती है, अभी हम पढ़कर आए थे, जब ऑलरेडी नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में होती है, जब सनलाइट उसके साथ रिएक्ट करती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद ओजोन बनती है, तो ये हुआ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनती है, हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड अभी मैंने बताया कैसे बनती है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एक और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, आपस में रिएक्शन होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कह रहा है कि इनमें चारों में से कौन सा फिजिकल एजेंट है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन तो आप लोग समझते ही हो, जब पानी गंदा हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिला दिए जाते हैं और पानी पीने के योग्य या फिर एक्वेटिक लाइफ उसमें रह सके उनके लिए अनसेफ हो जाता है, उसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के ना 3 टाइप्स होते हैं, वो 3 तरीके से वाटर पोल्यूट हो रहा होता है। अब किस किस के थ्रू, एक है फिजिकल एजेंट के थ्रू, एक है केमिकल एजेंट के थ्रू और एक है बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू। फिजिकल एजेंट का मतलब ये वो सब्सटेंसेस है जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज, देख रहे हो पानी कैसा गंदा नजर आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, उसके कलर को, उसके टेम्परेचर को, उसकी स्मेल को, ठीक है, उसे धुंधला बना दे रहा है, वो होते हैं फिजिकल एजेंट जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं। जैसे कि जब डस्ट चली जाती है ना पानी के अंदर तो पानी का रंग बदल जाता है, या सैंड चली जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि हमने प्लास्टिक वगैरह फेंक दी तो इससे क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी खराब हो गई। फिर आते हैं हमारे केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट का मतलब वो सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होकर पानी को जहरीला बना देते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो है वो मर जाती है क्योंकि पानी में क्या हो जाता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल
केमिकल कहाँ से आए होते हैं, या तो खेतों से आए होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना फार्मर, या फिर कोई एसिड वगैरह कोई इंडस्ट्री ने कोई गंद छोड़ी है, वो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो जाकर पानी में मिल गए हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट है वो मिल गया है, तो वो पानी को गंदा कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट। बायो का मतलब तो समझ में आ रहा है, जिसमें जीवन है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ होते हैं जो हमारे पानी को खराब कर देते हैं, जैसे एल्गी जम जाती है, आपने देखा होगा, ये बहुत सारी डिसीज का कारण भी बनते हैं। तो हमारे ऑप्शन में से क्या था, हमारे ऑप्शन पूछ रहे थे कि ये चारों में से कौन सा फिजिकल एजेंट है जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी खराब कर रहा है। क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये ना न्यूक्लियर वेस्ट है जो कि इंडस्ट्रियों से आ रहा है, केमिकल नेचर का होता है, केमिकल वो पानी को जहरीला बना रहा है क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी को खराब नहीं कर रहा। ये जो बैक्टीरिया है ये आ गया बायोलॉजिकल में, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड जब बहकर पानी में जा रहे हैं तो पानी को जहरीला बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, केमिकल का एग्जाम्पल हो गया। इसका आंसर है पर्टिकुलेट्स, ठीक है। ये देखो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, ठीक है। और पर्टिकुलेट्स कहते कि नहीं है, उन्हीं सबको कहते हैं, डस्ट वगैरह को जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 34 हमें कह रहा है टॉक्सिटी। टॉक्सिटी का मतलब होता है जहरीलापन, ठीक है, और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो अब इन चारों में से हमें बताना है कौन सा टॉक्सिटी का सिम्टम्स नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कब होती है, फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, उसके बाद सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, या तो हमें उल्टी हो रही होती है, दस्त लग रहे होते हैं, बुखार हो रहा होता है, पेट दर्द हो रहा होता है, तो फूड पॉइजनिंग तो सिम्टम है किसका, कोई टॉक्सिक चीज का, ठीक है, जब हमने कुछ करा होगा तभी तो ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कब होता है, पता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है ना, तब होता है। जैसे मान लो हमने कोई गैस इनहेल कर ली और हमारा मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, एनर्जी बनाता है, केमिकल को अच्छे से प्रोसेस करता है, लेकिन जब हमने कोई टॉक्सिक केमिकल या फिर कोई भी गैस इनहेल कर ली है, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कर ली है, तो वो हमें प्रॉपर सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो डिसऑर्डर हो रहा है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से, ये उस टॉक्सिटी का सिम्टम ही तो है, उसके बाद ही तो हो रहा है, लक्षण ही तो है कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट है मालफॉर्मेशन। इसका मतलब जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन फैक्ट्री में काम कर रही होती है, पोल्यूशन वाली जगह में रह रही होती है, पेस्टिसाइड वाले खेतों में काम कर रही होती है, तो वो कोई भी टॉक्सिक केमिकल अपने अंदर इनहेल कर लेती है। हाथ पैर ठीक से बच्चे के डेवलप नहीं हो पाते, दिमाग पूरी तरीके से इस वजह से बच्चे का डेवलप नहीं हो पाता, या फिर हार्ट डिफेक्ट हो जाता है, तो ये भी सिम्टम है किसका, कोई टॉक्सिक चीज़ का, उसने कुछ किया है, उसने कुछ लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ में डिफेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो देखो ये ऑप्शन ही राइट है, लेकिन समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशंस निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही है जो खराब है, ये तो खुद टॉक्सिटी है, ये तो खुद ही जहरीलापन है, तो ये सिम्टम्स कैसे होगा। अगर हाँ इसको सूंघने के बाद, इसको लेने के बाद अगर कुछ होता है, उसे हम सिम्टम्स बोलेंगे, ना कि इसको इसके रिलीज होने का, क्योंकि ये तो खुद ही जहर है। तो आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि इन चारों में से बताना है आपको कौन सा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नहीं है। देखो हम कितना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर खाते ही रहते हैं, बहुत सारा कूड़ा निकल के आता है, लेकिन उसको ट्रीट करना, खत्म करना एक मेथड है, कई सारे मेथड है, तो उसमें एक मेथड है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब वेस्ट को कौन खत्म कर रहा है, बायोलॉजी से ही समझ जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी तोड़कर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर सेकेंड होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाती हूँ कैसे। तो चारों ऑप्शन को समझते, सबसे पहले समझते कंपोस्टिंग को। कंपोस्टिंग का मतलब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलना, ठीक है, खाद बनाना। और ये कौन करता है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, फ्रूट का वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट, लीव वगैरह, ये सब बैक्टीरिया, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर वेस्ट को तोड़कर उसे फर्टिलाइजर मतलब कंपोस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में भी ये जब ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट को तोड़ रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे गोबर से बायोगैस प्लांट में बनाई जाती है ना, गोबर को तोड़ते हैं बैक्टीरिया, तो डाइजेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। फिर आता है लगूंगिंग। अब विलेज में क्या होता है, सीवेज को स्टोर करने के लिए एक ओपन पोंड बना दिया जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट को ब्रेक कर रहे होते हैं, इसमें सीवेज है, ठीक है, ये भी एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही है, लगूंगिंग। लेकिन जब बात करूँ कंडीशनिंग की, तो देखो कंडीशनिंग ना अब अलग अलग तरीके से होती है। एक होता है रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, जो केमिकल वगैरह होते हैं, उसकी कंडीशनिंग करना। इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, मट्टी के अंदर ना चले जाए, लीक ना हो जाए, इसलिए हम सीमेंट के साथ, ग्लासेस के साथ उसे मिक्स करके ना एक क्यूब सा बना देते हैं, ठीक है, ताकि वो लीक ना हो। ये तो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ कंडीशनिंग। एक होता है स्लज कंडीशनिंग। स्लज कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, जो स्लज होती है ना, उसको ना अच्छे से, कीचड़ वगैरह होती है ना, पहले तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट अच्छे से कर देते हैं, उसके बाद जो नीचे कीचड़ बच जाती है उसमें पानी निकालकर मुश्किल होता है, तो फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, यहाँ पे तो बैक्टीरिया का कोई रोल ही नहीं है, दोनों ही केसेस में, दोनों ही कंडीशनिंग में, तो आंसर इसका यही होना चाहिए। अब इन द एंड क्या बोलूँ, आंसर तो फर्स्ट है, बट अगर आपको सेकंड लगाना है तो लगा लीजिए, क्योंकि बुक में तो यही दिया गया है और आपको मेरे हिसाब से बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 36 हमें बोल रहा है कि इन चारों में से बताओ कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब वो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ वेस्ट, जैसे किचन में से सड़ा गला कचरा निकलता है सब्जियों का, फ्रूट का, ठीक है, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। इन चारों ऑप्शन को देख के तो आप फटाक से बता दोगे, चाहे किचन का वेस्ट हो, चाहे वेजिटेबल का वेस्ट हो, चाहे फ्रूट का वेस्ट हो, ये तीनों ही डिकम्पोज हो सकते हैं आराम से, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। लेकिन बात करूँ प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जितनी भी पॉलीथीन वगैरह है, बोतल है, रैपर्स हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सालों तक मिट्टी पर यूं ही पड़ी रह सकती है। इसका आंसर हो गया प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा रिसाइकल का बेनिफिट नहीं है, रिसाइकल करने से कौन सा फायदा नहीं हो रहा है वो बताना है। तो सबसे पहला है इट कंजर्व रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या रिसाइकलिंग रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। जैसे मान लो पुराने पेपर को हमने रिसाइकल करने के लिए भेज दिया है, ठीक है, तो इससे जो नए पेड़ हैं वो हमें कम काटने पड़ेंगे, तो फायदे वाली बात है ना। तो रिसाइकलिंग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में मदद करती है, ठीक है, तो ये फायदा हुआ। दूसरा, इट प्रिवेंट इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कहने का मतलब जब रिसाइकलिंग से फैक्ट्री में नया मटेरियल कम बनाना पड़ता है तो इससे पॉल्यूशन और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो भी कम ही निकलेंगी। जैसे मान लो एल्यूमिनियम रिसाइकल करने के लिए हमने भेज दिया तो उससे 90% तक एनर्जी बचेगी, ये भी बेनिफिट वाली बात है। तीसरा है कि देखो रिसाइकल मटेरियल जो होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया, जब दोबारा से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह जाता है ना, तो उससे नया प्रोडक्ट ही बनकर आता है, तो ये भी फायदे वाली बात है, ठीक है, कि हम वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज को, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट कह रही है कि रिसाइकलिंग बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करती। गलत बात है, वो करती है, भले ही कम करती हो। जब हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं उससे जो मशीनें चला रहे हैं, और मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोयल यूज हो रहा है तो भाई पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को कब स्टैब्लिश किया गया था, कौन से सन में। तो यहाँ पे आईपीसीसी की मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम से ही समझ में आ गया कि ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इसको रिपोर्ट देते हैं, ये वहाँ से डेटा कलेक्ट करती है और फिर ये रिपोर्ट बनाती है, फाइनल रिपोर्ट, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट से होता क्या है, अब ये फाइनल रिपोर्ट ये देती है गवर्नमेंट को। अब बहुत सारी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है इस रिपोर्ट के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं। पब्लिक को भी अवेयर किया जा सकता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रही है, ये कौन करता है, ये सारी जिम्मेदारी आईपीसीसी की होती है। अब ना इनकी जो सीरियस डिस्कशन है, ध्यान से सुनो, सीरियस डिस्कशन चल रही है, ये कब हुई थी, 1990 में हुई थी इनकी सीरियस डिस्कशन। अब देखो जब इनकी सीरियस डिस्कशन हो रही है उससे बस थोड़े ही पहले तो ये स्टैब्लिश हुआ होगा, तो 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ था, याद रखना है 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1988। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया था ओजोन 2 जगह होती है, ठीक है, एक इस वाली लेयर पर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर पर, फिर दूसरी यहाँ पर होती है, और सबसे ज्यादा ओजोन इसी लेयर में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो अच्छी ओजोन होती है वो इसी स्पेयर में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 हमें कह रहा है जब बिल्कुल भी बारिश में बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो तो उसका पीएच लेवल कितना होगा। तो सबसे पहले तो इस पीएच को ही देख लो। पीएच एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि हमारा लिक्विड कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा न्यूट्रल है और बेसिक है, ठीक है। एसिडिक अगर कोई नंबर इतने में आ रहा है तो वो एसिडिक है, इतना आ रहा है तो न्यूट्रल, इतना आ रहा है तो बेसिक, ठीक है। अब ये रेटिंग से हमें पता लग जाता है। अब जब रेन वाटर होती है तो नॉर्मल रेन वाटर होती है लेकिन फिर भी वो हल्की सी एसिडिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जब वो पानी के साथ मिलती है ना तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है, तो थोड़ा बहुत वो हल्की सी एसिडिक हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है तो हल्की सी यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा। तो यहाँ पर कोई आंसर दिया गया है ऑप्शन में 5, 4 और 6 के बीच में, तो हाँ, तो इसका आंसर है 5.7। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट्स हुए थे जिसमें हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझा। सबसे पहले तो ये टर्म का मतलब समझो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब कोई लॉ था, पहले से ही कोई संविधान था, उसको चेंज करने की ज़रूरत आ पड़ी, ठीक है। जब देश में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, रूल को या प्रोविजन को बदला गया, या तो कुछ नया जोड़ा गया या तो कुछ हटाया गया, उसे हमने बोल दिया अमेंडमेंट्स। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, कब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझा था? तो आर्टिकल नंबर 51A कहता है कि हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इंप्रूवमेंट करे, जैसे कि वो पेड़ लगाए, नदी को गंदा ना करे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, प्लास्टिक का कम यूज़ करे। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 1976 में ये सारी ड्यूटी को ऐड किया गया था। और ये कौन सा एक्ट था? ये इस एक्ट का नाम था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड, 42।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है जब किसी दो देशों के बीच में जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल। कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब दूसरे देश के बॉर्डर के पार, ठीक है, दूसरे देश में जो मूवमेंट हो रही है। और हजार्डियस वेस्ट का मतलब ऐसा डेंजरस कचरा जिसमें केमिकल है, हॉस्पिटल का वेस्ट है, सिरिंज वगैरह, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, ऐसे वेस्ट को हमने बोल दिया हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना था जो कि डेंजरस वेस्ट को एक देश से दूसरे देश में मूव होने पर कंट्रोल लगा रहा था, ऐसा कौन सा एग्रीमेंट था, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं कि 1980 में हो क्या रहा था। 1980 में जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी, ठीक है, डेवलप कंट्री जैसे कि यूएसए, यूरोप, ये सारे देश ना, इनके पास ना बहुत ज़्यादा हजार्डियस वेस्ट होता था। हजार्डियस वेस्ट बहुत सारा जमा हो गया, जैसे केमिकल फैक्ट्री से जहरीले वेस्ट निकल रहे हैं, हॉस्पिटल के जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ना, सिरिंज विरिंज, वो सब निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो ई वेस्ट होता है वो होता है। अब इन देशों के पास ना लॉ जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इन वेस्ट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो इन कंपनी ने शॉर्टकट्स निकाल लिया, इन्होंने अपना जितना भी टॉक्सिक वेस्ट था वो गरीब देशों को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर डिस्पोजल जो था वो सस्ता था, वहाँ के जो रूल्स जो थे वीक थे, वहाँ मॉनिटरिंग भी कम होती थी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, वहाँ पे डिस्पोज करने से वहाँ के जो लोग थे वो बीमार पड़ने लग गए, पानी पॉल्यूटेड होने लग गया, मिट्टी पॉल्यूटेड होने लग गई, इन्वायरमेंट खराब होने लग गया। तो इस गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए 1989 में बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, तो उसने एक एग्रीमेंट पास किया जिसमें एग्रीमेंट में लिखा गया था कि कोई भी देश अपना हजार्डियस वेस्ट किसी दूसरे देश को नहीं भेजेगा जब तक कि उसके पास लिखित में परमिशन ना हो। तो ये जो इलीगल चीज़ें हो रही थी उसको रोकने के लिए, ठीक है, हर देश अपना हजार्डियस वेस्ट खुद ही डिस्पोज करे, उसके लिए ये बनाया गया। तो इसका आंसर हो गया द बेसल कन्वेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 43 हमें बोल रहा है कि दिल्ली में जो भी नई गाड़ी बनेगी या नई बाइक बनेगी तो उसमें पॉल्यूशन कम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी किस बीएस लेवल की होनी चाहिए। तो अब बीएस का मतलब ही समझ लो, बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज नॉर्म्स। इंडिया के व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये जो गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन होता है ना उसको कंट्रोल करते हैं। और ये समझ लो ये जितना बड़ा नंबर होगा इसका मतलब उतना ही कम पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म लागू कर दिया क्या है, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर BS6 चलता है, ये स्टैंडर्ड कंपलसरी है, ये 2020 से पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था और ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 में ये लिखा हुआ है कि अबाउट 8000 BC, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। BC का मतलब उनके जन्म से पहले वाला टाइम और AD का मतलब उनके जन्म से बाद वाला टाइम। तो उनके जन्म से 8000 पहले जब लोगों ने एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब इंसान ने पहली बार खेती करना शुरू किया था, तो उस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड के अंदर, तो उस टाइम पे 5 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो इसका आंसर हो गया 5 मिलियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि WHO जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी हेल्थ के लिए काम करती है, ठीक है, वो चाहती है कि हम सबकी हेल्थ इंप्रूव हो। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें ये 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड नहीं आता है, कौन सा टर्म नहीं आता। अब WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ का मतलब सिर्फ इंसान के अंदर बीमारी ना होना ही नहीं होता। अगर एक इंसान के अंदर बीमारी नहीं है तो हम उसे ये नहीं कह सकते वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब होता है, हेल्थ का मतलब होता है वो फिजिकल तौर पे, फिजिकल हेल्थ उसकी शारीरिक रूप से फिट हो, मेंटली मतलब वो दिमाग से ठीक हो, स्ट्रेस फ्री हो, मेंटल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। और सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि वो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, रिलेशन बनाए, ठीक है, उसकी सोशल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्दी होना नहीं है। तो ये तीनों वर्ड आ गए, फिजिकल भी आ गया, मेंटल भी आ गया और सोशल वेलबींग भी आ गया। तो इसका आंसर है 4 साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा जियोलॉजिकल हजार्ड नहीं है। अब इसके लिए समझते हैं कि जियोलॉजिकल हजार्ड कहते किसे हैं। जियो से ही समझना है, भूमि के बारे में बात हो रही है, मिट्टी जमीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल हजार्ड वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो या तो जमीन के अंदर या जमीन की मूवमेंट से हो रहे हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है, जब प्लेटें टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है, तो ये एक जियोलॉजिकल हजार्ड। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्लेशियर एडवांसेस। अब ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये नेचुरल है, नाम से ही समझ लो नेचुरल। ये अर्थ के अंदर की कोई मूवमेंट नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ जो है स्लो मूव होती है, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है जियोलॉजिकल हजार्ड, और ये नहीं है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करूं अवेलांचेस के बारे में, तो इसका मतलब पहाड़ से ना बर्फ गिरती है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, जमीन में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बर्फ नीचे आई है, तो ये भी एक जियोलॉजिकल हजार्ड है। ऐसे ही लैंडस्लाइड जो होता है, मिट्टी या पहाड़ के हिस्से में अचानक नीचे गिर जाते हैं, ये भी एक अर्थ में ना कोई मूवमेंट हुई होती है, इसी वजह से ये होता है, इसे भी हम जियोलॉजिकल हजार्ड ही मानते हैं। अर्थक्वेक तो आपको पता ही है कि अंदर की जो प्लेटें होती हैं वो मूव कर रही होती है जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो इसका आंसर है
ग्लेशियर एडवांसेस। क्वेश्चन नंबर 47 हमें बोल रहा है कि कौन से ईयर के अंदर भारत में कोस्ट लाइन पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही भयंकर डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, जिसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, ऐसी सुनामी आई थी। वो कौन सा सन था, सन बताना है। तो पहले तो ये समझो, सुनामी ना एक बहुत बड़ी समुद्र लहर होती है। जब नीचे अक्सर समुद्र के अंदर भूकंप आता है ना, तो ये जो समुद्र की जो लहरें होती है वो तेज़ी से पानी जोर की तरफ बाहर की तरफ फेंकती हैं, तेज़ लहरें बन जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा ही तबाही मचती है। तो इंडिया में सबसे भयानक जो सुनामी आई थी वो आई थी 26 दिसंबर को 2004 के अंदर, ठीक है। इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और इससे बहुत सारे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था और बहुत भयंकर सुनामी आई थी। कब आई थी? 2004 में। यार तुमने लाइक ही नहीं किया अभी तक, कितनी गलत बात है। कितनी मेहनत से मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम लाइक ही नहीं करते हो यार। कर दो यार, कर दो। अच्छा बच्चों हो ना, मुझे मालूम है तुम कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 48 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि व्यू ऑन नेचर, मेजर व्यू ऑन नेचर, मतलब धरती को या नेचर को कैसे देखा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, क्या औधा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3 मेजर व्यू कौन कौन से हैं नेचर के ऊपर, और कौन सा नहीं है वही टिक करना है, नॉट वाला टिक करना है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न जो मतलब पश्चिमी सोच है, वेस्टर्न व्यू है, वो नेचर को लेकर ऐसा है कि नेचर ना इंसान के यूज़ के लिए ही बना है, जितना चाहो उतना यूज़ कर लो, जंगल काट दो, फैक्ट्री बना दो, नदी पर डैम बना दो, माइनिंग कर लो। यहाँ पर ना इंसान को नेचर से ऊपर समझा जा रहा है और नेचर को नीचा समझा जा रहा है, ठीक है। ये है वेस्टर्न व्यू। द ईस्टर्न व्यू में क्या होता है, पूर्वी सोच क्या कहती है कि नेचर ना बहुत ज़्यादा पवित्र है, नेचर और इंसान ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नदियों को माँ बोला गया है, पेड़ों की पूजा की गई है और जंगलों में तपस्याएं की जाती है। ये है ईस्टर्न व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ना बैलेंस और रेस्पेक्ट देखी गई है नेचर के लिए। और इंडियन व्यू ना थोड़ा ईस्टर्न व्यू की तरह ही है। इंडियन व्यू भी यही है कि भाई यहाँ पे तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है, ठीक है। यहाँ की जो थोड़ी बहुत सोच है वो इनसे ही मिलती जुलती है, हालांकि हम गंदा कर रहे हैं नेचर को, वो बात अलग है। तो ये 3 मेजर व्यू है। तो बच गया कौन? ये वाला, ये फेमस मेजर व्यू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो इसी को टिक करना है। ओके, अब पढ़ते हैं हमारा 49 क्या कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा इन्वायरमेंटल इक्विटी की कैटेगरी में नहीं आता। अब समझो, इन्वायरमेंटल इक्विटी कहते किसे हैं? इन्वायरमेंटल इक्विटी का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट के फायदे हैं ना, जैसे अच्छी हवा, पानी, पार्क, ये सारी ही चीज सब लोगों को बराबर बराबर मिले, ठीक है, सबके साथ न्याय हो, उसे बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल इक्विटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब लोगों के एरिया में ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, गरीब लोग हैं तो वहां पे बहुत सारा कूड़ा फेंक दिया, एक जगह पर कचरा डंप करके आ गए, ठीक है, और सबको डिसीजन लेने का मौका मिलता है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इक्विटी। तो अब चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस से रिलेटेड का मतलब डिसीजन लेने की प्रोसेस में सबको इक्वली पार्टिसिपेशन मिलना। जैसे सपोज करो एक जगह पर फैक्ट्री लग रही है, तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछा जाएगा, अगर उनसे पूछा जा रहा है तो ये इन्वायरमेंटल इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। ज्योग्राफिकल का मतलब जगह से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। क्या किसी एक जगह पर ज्यादा पोल्यूशन कर सकते हैं हम, या वेस्ट डंप कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अगर सिर्फ स्लम एरिया में ही हम गार्बेज प्लांट लगा रहे हैं तो ये तो अनइक्वल वाली बात है, तो ये भी इन्वायरमेंटल इक्विटी का ही पार्ट हुआ। फिर आता है हमारा सोशल मतलब समाज में बराबरी होना, कास्ट, इनकम, जेंडर के बेस पर किसी के साथ भी इंसाफ, कास्ट, इनकम, जेंडर के बेस पर किसी के साथ भी अन्याय ना हो, चाहे वो गरीब हो, लोअर कास्ट का हो। ऐसा नहीं है गरीब है तो उसके एरिया में हमने वेस्ट प्लांट लगा दिया, नहीं, सामाजिक बराबरी होनी चाहिए, ये भी इन्वायरमेंटल इक्विटी का ही पार्ट है। लेकिन ये जो चौथी टर्म है साइकोलॉजिकल, ये कहीं से मैच नहीं कर रही, मानसिक या दिमाग रूप से मैच कर रही है, ये हमारी ये मेंटल वाली स्टेट को साइकोलॉजिकल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल इक्विटी का पार्ट नहीं है और यही राइट ऑप्शन है। नंबर 50 हमें पूछ रहा है कि जो टेहरी है, ठीक है, टेहरी के अंदर जो इन्वेस्ट सेंटर है वो किस फील्ड में काम करता है। अब देखो, जो टेहरी वर्क करता होगा उसी फील्ड में तो ये भी सेंटर काम करता होगा, लेकिन टेहरी है क्या? टेहरी का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूट। क्या है टेहरी? एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नाम से ही समझ लो ये एनर्जी से रिलेटेड सारे वर्क करता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी रिसर्च कौन करता है? टेहरी करता है। और इन्वेस्ट सेंटर क्या है? इन्वेस्ट सेंटर एक इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है, सारे डेटा, सारी रिसर्च वाला काम करता है। किससे रिलेटेड? ये ना डेटा कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके क्लाइमेट से रिलेटेड, सारी एनर्जी से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमें समझ में आ रहा है। क्या ये हेल्थ से रिलेटेड काम करता होगा? क्या ये पॉल्यूशन से रिलेटेड? क्या ये टॉक्सिक केमिकल से? नहीं। तो किस फील्ड में काम करता है? रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काम करता है इन्वेस्ट सेंटर टेहरी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।